नहीं, ऐसा अगर काम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा तो वो मुझे लगता है कि वो अपने सत्ता की कब्र खोदने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। देखो, जनहित विरोधी कृत्य करना इस देश में, ऐसा कोई काम अपने चुनाव जीतने के लिए करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, मतों के लिए धर्म धर्म में अंगार लगाने का काम करना, तो ये आग से खेलने वाले मुख्यमंत्री को तब पता चलेगा कि ये खेल उनके लिए और देश के लिए बहुत महंगा साबित होता है। जो खेल कांग्रेसियों ने किया वो हमने 1947 में विभाजन के रूप में देखा। जो खेल कांग्रेसियों ने किया वो देश ने बहुत सालों तक दंगों के रूप में देखा है। हजारों हजारों निरपराध भाई बहनों को दंगों के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। मगर जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई तो आप देखते हो कि ऐसी हिम्मत भी कोई करता है तो अब निरपराध व्यक्ति को अपनी जान गंवानी नहीं होती है, इनको जेल के सलाखों के पीछे सड़ना होता है। क्योंकि विश्व गौरव युवा पुरुष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए सब धर्म समान है। हमारे देश को महान करना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, ये भाव से हम काम करते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम समता ममता बंधुत्व की राजनीति करते हैं। हमारे लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सम्मानपूर्ण है। हम ये मानते हैं कि सभी धर्मों का विचार ये मानवता धर्म में इसका समावेश होता है। और इसलिए माननीय मोदी जी ने कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की, विकास के आधार पर राजनीति की है, देश की तरक्की और प्रगति के आधार पर राजनीति की है। माननीय मोदी जी के भाषण निकाल के देखिए और कांग्रेस के नेताओं के भाषण निकाल के देखिए। मुझे तो लगता कि किसी स्टूडेंट ने इस पे पीएचडी करना चाहिए, ध्यान में आएगा। कांग्रेस ये मतों के लिए, सत्ता के लिए लाचार। गोबेल्स भी जो विश्व का झूठ बोलने वाला हिटलर का सहकारी था वो भी कहेगा कि कांग्रेस रिश्ते में तो हमारी बाप लगती है, इतना झूठ बोलते हैं। सुधीर जी, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों में अनिवार्य किया है। पहले ये 2 छंद पढ़ा जाता था, लेकिन अभी कानून किया बताया गया कि 6 के 6 छंद पढ़ने पड़ेंगे और 3 मिनट 10 सेकंड खड़ा रहना पड़ेगा सावधान की मुद्रा पे। इस निर्णय को क्या कहते हैं? स्वागत होना चाहिए भाई साहब। हम मराठी में एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, वेद मंत्रा हूं ना अम्मा वंदे वंदे मातरम। ऐसा है कि हमारे भारत में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि वेद हमारे शास्त्र का आधार है। आज उस वेद से भी जब हमारे देश के राष्ट्रभक्त अपने छाती पे अंग्रेजों के जुल्मी हुकूमत की गोलियां झेलते थे, जब अंग्रेजों की पुलिस डंडे बरसाती थी तो हंसते हंसते ओठों से एक ही तो बोली निकलती थी, वंदे मातरम। क्या शक्ति है ये 2 शब्दों में कि गोलियां लगती है मगर चेहरे की हंसी हटती नहीं थी, चेहरे पे हंसी रहती थी। लाठियां बरसती थी, लाठी टूट जाती थी, पीठ की हड्डियां टूट जाती थी, फिर भी ओठों से निकलता था वंदे मातरम। मैंने 14 अगस्त 2022 को जब माननीय मोदी जी ने और माननीय देवेंद्र जी ने और माननीय एकनाथ शिंदे जी ने मुझे मंत्री बनाया, सांस्कृतिक मंत्री बनाया, तब मैंने महाराष्ट्र की जनता से अपील की थी कि हेलो नहीं, वंदे मातरम कहिए। ये वंदे मातरम ये शब्द हमारे लिए एक ऊर्जा का केंद्र है, हमारे लिए एक ऊर्जा का पावर स्टेशन है जो हमारे रगों में, खून के हर कतरे में देशभक्ति को बढ़ाती है। तो मैं समझता हूं कि ये निर्णय बड़ा उचित है। विधानसभा में भी अब हमारा जो मैंने राज्य गीत का चयन किया, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, ये अभी गर्जा महाराष्ट्र माझा, ये राज्य गीत जब हमारे सरकारी कार्यक्रम में बसता है, स्कूलों में बसता है तो मुझे भी खुशी होती है। आखिर कोई भी देश अपने इतिहास को, जब हमारे इतिहास में आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए तो भूलना नहीं चाहिए। ये आक्रमणकारियों का इतिहास से नामो निशान मिटाकर हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर के विजय के लिए ये सारे शब्दों का समुच्चय नहीं है, ये कोई पद्य नहीं है, ये कोई कविता नहीं है, ये कोई कागज पे लिखा हुआ गीत नहीं है। ये हमारे राष्ट्रभक्ति को
देशभक्ति ना हो क्षणिक बाग, मन में पगे वह पूरे साल, इस शक्ति को जगाती है। रोहित पवार जी ने अजीत पवार जी के प्लेन एक्सीडेंट पे कई प्रश्न खड़े कर दिए, कई सवाल खड़े कर दिए, कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न कर रहे हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं है बल्कि इशारा कुछ और है। वहीं उन्होंने ये भी कहा हमारे आदरणीय शरद पवार साहब ने बड़े सहजता से, सरलता से, बड़े शुद्धता के साथ, बड़े सत्यता के साथ स्पष्ट रूप से कहा कि यह अपघात है। अब यह रोहित जी को निर्णय करना है कि शरद पवार जी ने कही हुई बात झूठी है या शरद पवार जी अब अनजान रहे हैं। शरद पवार जी कहते हुए इतने बड़े स्पष्ट रूप से कहने के बाद उनकी बातें झूठ है, ऐसा अगर हमारे मित्र है रोहित पवार जी ऐसा कह रहे होंगे तो दो बातें हैं। एक तो वो शरद पवार साहब को वो झूठे हैं ऐसा शिक्का लगा रहे, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ऐसा भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अजीत पवार गुट के ही जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ भी संदेह जताया। नहीं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ऐसी बातें जो राजनीति में बड़े पदों पे है उन्होंने कम से कम नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातों से जनता का राजनीति पे से विश्वास तो वैसे बहुत कम होते जा रहा है। हम ऐसे समय में और जनता के मन में संदेह, शंकाएं निर्माण करना, मैं समझता हूँ कि राजनीति चलती रहेगी। चुनाव जीतना है तो अच्छे रास्तों का उपयोग करना चाहिए। ऐसे शॉर्टकट हमारे राजनीति को बहुत शॉर्ट कर देते हैं। ऐसा देखा जा रहा है मुंबई में बिश्नोई गैंग काफी ज्यादा सक्रिय हो गया, विशेषकर फिल्म स्टार्स को वो टारगेट कर रहे, धमकियां दे रहे, लेकिन एक बात और सामने आ रही कि मामला पुलिस थाने तक नहीं जा रहा। क्या कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड फिर से ज़्यादा सक्रिय हो गया, कुछ विशेष व्यक्तियों पर जैसे रणबीर कपूर, अन्य लोगों पर, रणधीर कपूर, इन लोगों पर टारगेट किया जा रहा है? नहीं, गंभीरता से गृह विभाग ने लिया होगा। हमारे राज्य के पुलिस महासंचालक श्री सदानंद जी दाते ये बहुत अच्छे अधिकारी है, बहुत ही प्रामाणिक और अच्छे अधिकारी है। मैं समझता हूँ कि माननीय देवेंद्र जी ने बड़ी खुली छूट उनको, अगर ऐसी बातें धमकियाँ होती है, अच्छी छूट दी है और देवेंद्र जी गृह विभाग में हस्तक्षेप भी नहीं करते। मेरा विश्वास है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में ऐसी घटनाओं को बहुत अच्छी जांच करके दंडित किया जाएगा, ऐसे लोगों को जो ऐसी धमकियां देते हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि चंद्रपुर में तख्ता कैसे पलट दिया गया, कैसे कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद आपने सत्ता परिवर्तन कर दिया? उद्धव ठाकरे जिससे आप लोग अलग हुए उसी के साथ सत्ता पे बैठे हैं। पहले कहा जाता था कि विचार नहीं मिलते, उनके सिद्धांत नहीं मिलते, अब उन्हीं के साथ समझौता चंद्रपुर में। नहीं, पहली बात तो विचार नहीं मिलते तो 25 वर्ष तो हम साथ में थे। मैं 95 में चुनाव जब लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की अलायंस थी, हमारे विचार मिलते थे। इसीलिए उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने जब हमारा साथ छोड़ा तो भी हमारे मन में स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के बारे में प्रेम था और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी के रूप में हमारी युति शिवसेना के साथ आज भी कायम है। तो पहली बात तो आपकी सरासर गलत है कि उनके विचार हमसे नहीं पटते। अब दूसरी बात है, हमने स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को कभी नहीं छोड़ा। माननीय उद्धव साहब कांग्रेस के साथ गए, हमने कब छोड़ा? हमने नहीं छोड़ा, हाथ तो उन्होंने छोड़ा। चंद्रपुर में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार चर्चा की तो बार बार मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि आप कांग्रेस विरोधी जो लोग चुन के आए हैं उनके साथ महापौर बना सकते हैं। कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत कहाँ था? उनके भी तो 27 आए थे, हमारे 24 आए थे और 3 उनके साथ जो अलायंस था 30 थे, वो भी तो बहुमत से दूर थे। दोनों को अपना महापौर बनाने के लिए जनता ने संधि दी थी कि आप अपना बनाइए या आप कांग्रेस विरोधी सभी कारपोरेटर्स को, नगर सेवकों को एक करके अपना बनाइए। तो हमने अपनी कोशिश शुरू की, उन्होंने अपनी कोशिश की, दिल्ली तक वो पहुँचे, उनके झगड़े मुंबई तक पहुँचे, वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे और आखिर मैं श्री संदीप गिरे जी, प्रशांत दानव जी और नंदू नागरकर जी को धन्यवाद दूंगा।
इसके साथ ही कांग्रेस के नेता श्री राहुल पुगलिया जी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो कांग्रेस के होने के बाद भी उन्होंने कहा कि शहर के विकास करने की क्षमता आप लोगों में है, तो हम अभी आपको इस महापौर बनाते समय हम मदद करेंगे। उनके यहाँ भी हमारी मीटिंग हुई और बाद में मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि देवेंद्र जी ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि अपना बहुमत तो आया नहीं है। उन्होंने हमारे पार्क मंत्री अशोक उइके जी को, प्रभारी अशोक नेते जी को भेजा। उन्होंने कहा, बावनकुळे साहब ने कहा कि अभी आपको देखना है। मैंने पूछा भी, अब सब होने के बाद मुझे देखना है? मैंने बावनकुळे साहब के साथ मजाक भी की, पर बोला ताकत से हम देखेंगे। और जब ये बात आई, उनके यहाँ मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि आपके महापौर और गटे नेता इसमें से कैसे करना है। तो हमने पूछा हमारे जो दूसरे नेता है पार्टी के, उनको पूछो। उन्होंने शायद सोचा होगा कि महापौर बनना कठिन है, तो वो बोले हमको गट नेता चाहिए। उन्होंने गट नेता लिया, मैंने महापौर लिया। अब हमने महापौर लेने के बाद भी उन्होंने एक सारिकाताई संदूरकर का फॉर्म भर दिया था, गलत काम था। प्रदेश के अध्यक्ष ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। वो तर्क लगा रहे थे, बोले महापौर का फॉर्म कट गया तो क्या। तो यही नियम उनके गट का उपमहापौर था, फिर वहाँ पे भी फॉर्म भरना था। मगर ये ऐसी राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। ये राजनीति पार्टी के शीर्षस्थ नेता ध्यान में रखेंगे। अभी हमने महापौर उपमहापौर बनाया है। 16 तारीख के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय बावनकुळे जी से, माननीय रविंद्र चौहान जी से भेंट लेंगे और चंद्रपुर शहर को अच्छा बनाने के लिए हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान, ये भाव से हम माननीय मोदी जी के प्रिंसिपल पे काम करने की कोशिश हमारी रहेगी। मगर हमने जो शब्द दिया वो टूट नहीं पाए, इसलिए मैं पूरी शक्ति के साथ ध्यान दूंगा। सुधीर भाऊ, यूपी की शिवसेना और भाजपा के बीच में जो दूरियां बढ़ी है, तो चंद्रपुर एक नींव का पत्थर माना जाएगा फिर से संबंध अच्छे होने। देखो भैया, मैं वन मंत्री था तब भी मैंने वाघों की संख्या बढ़ाई थी, वाघों का संवर्धन किया था। अब जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसके आधार पर मैं काम करता हूँ। तो लग रहा है कि जवाबदारी मिलनी चाहिए, उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी फिर से आए। ऐसा मुझे लगता है कि अभी जब शिवसेना हमारे साथ है तो ये विषय कहाँ है। अभी एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के प्रतीक है। वो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों की पार्टी है। धनुष्यबाण ये हमारे साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये आवश्यकता ही नहीं है। हम कौन से समय पे खड़े हैं। अभी मुझे लगता है कि ये विषय अभी उपस्थित नहीं होता है। हम 237 से 288 में से आप समझ जाओ, तो अभी ये विषय कहाँ है मुझे समझ में नहीं आया। ये विषय की चर्चा भी अभी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये विषय की चर्चा जरूरत पड़ेगी तभी उनसे दोस्ती। भैया अभी तो दोस्ती का विषय ही नहीं है ना। अभी तो दोस्ती, ये चंद्रपुर महानगर, ये स्थानिक स्तर पे कांग्रेस विरोधी लड़ने वाले एक हुए हैं। यहाँ कोई कांग्रेस के साथ लड़ने वाले हमारे साथ नहीं है। हमने तो कांग्रेसी नगर सेवक भी हमें साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए तैयार थे, पर हमने भी बड़ा दिल किया कि नहीं, उनका नगर सेवक पद रद्द नहीं होना चाहिए।